तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो ऑलरेडी डू फैमिली के दो वॉरियर्स के साथ फाइट करने के बाद डार्क चर्च के दो वॉरियर्स को भी हरा चुका होता है, जिसके बाद लाइट चर्च के कुछ वॉरियर्स उसके साथ फाइट करते हैं। वो सब के सब एक साथ ही उस पर हमला कर रहे होते हैं, मगर योंगफाई वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो अब उन तीनों के तीनों वॉरियर्स पर एक साथ ही भारी पड़ने लगा था। वो अपने न्यू ट्रेजर्स में से भी एक शील्ड को यूज करके देखता है। वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी मदद से वो उन वॉरियर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता भी है। जब वो तीनों के तीनों वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं तो योंगफाई यहाँ पर जानबूझकर वीक पड़ने का दिखावा करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वॉरियर्स के साथ फाइट कर चुका था। मगर यही मौका देखते ही डू फैमिली के बाकी के दो वॉरियर्स वहां पर आते हैं और वो योंगफाई को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उनकी भी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं थी, क्योंकि योंगफाई वो अपनी रिवर्सल टेक्निक के जरिए अपनी पावर्स को बिल्कुल पीक पे ले आ चुका था, जिसके साथ वो एक वॉरियर को तो वहीं पर ही निपटा देता है और फिर दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। वो दूसरा वाला तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने जान की भीख मांगता है, मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाइयों के पास भेजने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुमने बहुत सारी बैटल्स लड़ ली हैं, तुम काफी थक चुके होगे, तुम काफी कमजोर हो, इसलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे। मगर योंगफाई उसे एक और सरप्राइज देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। चेन फैमिली का ब्लड वो हमेशा से अपने दुश्मनों के ब्लड की वजह से बहुत ही तेजी से रिकवर कर जाता है, और इस वक्त तुम्हारी डू फैमिली ने अपना रॉयल ब्लड देकर मेरी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और मैं काफी हद तक रिकवर कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ एक डेथ बैटल लड़ सकता हूँ। ये सुनते ही वो लड़का थोड़ा सा डर जाता है और फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर पावर्स नहीं बची। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने भाइयों का बदला लेकर रहूंगा और मुझे उसके लिए चाहे अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ेगा तो भी मैं लगा दूंगा, पर मैं तुम्हें मारकर उन सब का बदला जरूर लूंगा। इतना कहते हुए वो अपनी पावर्स को चार्ज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के चारों तरफ पावरफुल गोल्डन एनर्जी आ चुकी होती है, जो कि डू फैमिली रॉयल एनर्जी होती है। और वो लड़का बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये कहने के साथ ही वो वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगता है, जिस पर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि डू फैमिली के मेंबर्स लगता है कि शायद ये भागने के अलावा और कुछ नहीं जानते। सोचा भी नहीं था ये इतने ज्यादा बुज़दिल होंगे। और एक बंदा तो कहता है कि अभी तो सिर्फ उनकी स्किन पर थोड़ी सी खरोंचें आई थी और इन थोड़ी सी खरोंचों पर ही ये लोग डर के भाग निकले हैं। सोचा भी नहीं था कि ईस्टर्न डू फैमिली, जो कि खुद को रॉयल फैमिली कहती है, इस तरह दुम दबाकर भाग निकलेगी। मगर वो लड़का भागते हुए कहता है कि मैं जल्दी से जाकर अपने मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। चेन फैमिली की डिमोनिक पावर हर बैटल के बाद तेजी से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मुझे अपने एल्डर्स को जाकर ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा, वरना हम लोग दोबारा से चेन फैमिली के गुलाम बन जाएंगे। और यहाँ पर उसे भागते हुए देखकर योंगफाई कह रहा होता है कि इसे लग रहा है कि शायद ये आखिरी वाला था। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी दोबारा से अपनी पहले वाली प्लानिंग पर अमल करूंगा। ये कहने के साथ वो उसका पीछा करता है और कहता है तुम भाग कहाँ रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। यहाँ पर डू फैमिली का वो वॉरियर बहुत ही तेजी से भागते हुए पत्थरों के ऊपर से कभी नीचे से छुपते छुपाते निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर योंगफाई भी उसी डायरेक्शन से उसके पीछे आ रहा था। और यहाँ पर डू फैमिली का वॉरियर कहता है कि योंगफाई, अच्छा है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छा सा सरप्राइज रेडी है। तो योंगफाई कहता है कि ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम अपने कुछ और लोगों को भी बुला लो, मैं कुछ और लोगों को भी मार सकता हूँ। ये कहने के बाद अचानक से एक पिंक सोर्ड नीचे आकर गिरती है, जो कि योंगफाई का रास्ता रोक लेती है। और योंगफाई देखता है कि उस पिंक सोर्ड के साथ वहां पर फेरी मैंगलियर आ गई है, जिसे देखकर वो भी काफी सरप्राइज होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। मगर उसे देखते ही डू फैमिली का वो वॉरियर वो काफी खुश होता है और उसे पता था कि डू फैमिली ने फेरी मैंगलियर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई है। वो मैंगलियर से कहता है कि तो फाइनली तुम मेरी मदद करने के लिए इतना दूर चल कर आई हो। अब इस सिचुएशन में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हम लोग एक न्यू अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे अलायंस की वजह से ये लड़का तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और इस अलायंस को बनाने के लिए डू फैमिली तुम्हें मुंह मांगी रकम देगी, तुम्हें सिर्फ इस लड़के को मारना होगा।
मगर मेंगलियार वो जानबूझकर यहाँ पर योंगफाई से कहती है कि तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। तुमने ही मेरी मॉर्निंग ड्यू चुराई थी। तो योंगफाई कहता है कि मुझसे लड़ने के लिए इसने सिर्फ मॉर्निंग ड्यू का बहाना बनाया है, जबकि वो मॉर्निंग ड्यू मुझसे भी चुरा ली गई थी। ये लड़की जानबूझकर झूठ बोल रही है ताकि ये मेरे साथ फाइट कर सके। योंगफाई उससे कहता है कि तुम उस मामूली सी मॉर्निंग ड्यू स्वॉर्ड की वजह से डू फैमिली के साथ हाथ मिलाओगी और मेरे अगेंस्ट जाओगी। मगर वो लड़की कहती है आज हमारी उस बैटल को एंड करने का वक्त आ गया है जिसे हमने बहुत पहले शुरू किया था। आज ये नफरत यहाँ पे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बीच में डू फैमिली का वो वॉरियर कहता है कि ड्रीम फेरी अपना अटैक करो और इसे दिखाओ कि तुम इसके साथ क्या कुछ कर सकती हो। इसे भी तो पता चले कि मेरी डू फैमिली से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। ये कहने की देर थी कि अचानक से उस पर ही पीछे से एक जोरदार अटैक होता है जिस पर उस वॉरियर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो अटैक किसी और ने नहीं किया था बल्कि मेंगलियार ने ही किया था। उसे खुद भी आइडिया नहीं था कि मेंगलियार सबसे पहले उसका ही पत्ता साफ करेगी। और मेंगलियार उससे कहती है तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारी डू फैमिली के साथ कोई अलायंस बनाया है। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक फ्लैश अटैक करके डू फैमिली के वॉरियर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। योंगफाई दिली दिल में कहता है कि इससे लग रहा है कि जैसे डू फैमिली ने इसे मुझसे भी ज्यादा ऑफेंड किया हुआ है। पर मेंगलियार योंगफाई से कहती है कि चलो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर योंगफाई उससे कहता है कि मान गए, तुम तो वाकई में गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलती हो। मुझे मारने के लिए पहले तो तुमने इन लोगों के साथ अलायंस बनाया था और फिर तुमने इनकी ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। सच में मैंने तुम्हारी जैसी चालाक और मक्कार औरत आज तक नहीं देखी। मगर बदकिस्मती से शायद तुम आज मुझे नहीं मार सकती। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर योंगफाई के कुछ और पुराने साथी भी आ जाते हैं जो कि ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड तक आए थे सिर्फ और सिर्फ योंगफाई की हेल्प करने के लिए। मगर इन लोगों की इस हेल्प के पीछे भी एक मिस्ट्री छुपी हुई है और योंगफाई ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि ये सब लोग उसकी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्क एक वॉरियर को होल्ड किए हुए होता है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी बैटल में इंजर्ड हो गया है और वो योंगफाई से भी कहता है कि ब्रदर योंगफाई, हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने एक दिन में 8 पीयरलेस मास्टर्स को मार दिया है। ये बातें सुनने के बाद हम लोग पूरी तरह से श्योर थे कि प्रेजेंट जनरेशन वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी होगी और तुम्हें हर तरफ से लाइफ एंड डेथ थ्रेट्स मिल रहे होंगे। और फिर वहां पर वो नानगोंग भी उससे कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अब ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए क्योंकि तुम काफी देर से लड़ रहे हो और देखो तुम्हारी खातिर मैं दिन रात एक करके तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड वो इंजर्ड हो जाए और फिर लोग बाद में मेरा मजाक उड़ाएं। जिस पर योंगफाई उससे कहता है कि इन लोगों में इतना दम नहीं कि ये मुझे इंजर्ड कर सके। मगर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और फिर वहां पर नान यू भी आता है और वो कहता है कि ब्रदर, मैं जानता हूँ तुम हमेशा से सारा क्रेडिट खुद ले जाते हो और सबकी नजरों में हीरो बन जाते हो, पर मेरे ख्याल से अब तुम्हें बस कर लेनी चाहिए। तुमने पहले ही बहुत ज्यादा बैटल्स लड़ ली हैं। मगर योंगफाई उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी मुझे लेक्चर मत दो और मुझसे जरा दूरी बनाकर रहा करो। इतने में वो मॉन्क उससे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आने वाले थे मगर बदकिस्मती से हमारा मुकाबला डू शुआन और डू टियान से हुआ था। जिस पर योंगफाई उनसे पूछता है कि आखिर डू फैमिली को तुमसे क्या प्रॉब्लम है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है। तो नानगोंग कहती है कि ये बेवकूफ लोग खुद को ईस्टर्न डू फैमिली के रॉयल वॉरियर्स कहते हैं और रॉयल वॉरियर हो तो फिर एरोगेंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और ऊपर से जब इन लोगों को हमारी कल्टीवेशन के बारे में पता चल गया कि हम सब लोग होली लैंड से बिलोंग करते हैं तो इन लोगों ने हमारी कल्टीवेशन टेस्ट करने के लिए हमसे फाइट की थी। और वो इंजर्ड वॉरियर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ही तुम लोगों को उस लड़ाई में घसीटा था। मगर वो लड़का बहुत ही ताकतवर था और उसका पावर लेवल भी बढ़ता जा रहा था। और वो मॉन्क कहता है कि हमें पता चल गया था कि तुम फाइट में काफी इंजर्ड हो चुके हो, इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए थे। मगर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली सही होता जा रहा है। और योंगफाई उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। मैं भी डू शुआन और डू टियान के साथ फाइट कर चुका हूँ। अगर वो लोग 1 by 1 मेरे पास आकर फाइट ना करते तो शायद
मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ही फिर मुझे बाकी लोगों के साथ फाइट करने की कोई जरूरत पड़ती। मगर यहाँ पर फेरी मेंग उन लोगों से कहती है कि डू फैमिली के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों के पास एक लेजेंडरी कल्टीवेशन सिस्टम है। हमारे सेक्ट के मास्टर्स ने हमें बताया था कि डू फैमिली के पास रॉयल फैमिली का ये टाइटल ऐसे ही नहीं आया है। डू फैमिली के बहुत सारे वॉरियर्स तो आराम से 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। इनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से ये सब लोग इतने ताकतवर हैं। जहाँ तक बात डू फैमिली के एल्डर्स की है तो कहा जाता है कि वो इतने ताकतवर हैं कि अगर राइटियस सेक्ट और एविल सेक्ट एक साथ मिलकर भी उन्हें रोकने की कोशिश करें तो भी शायद उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुनते ही नानगोंग उससे कहती है कि मैं समझ गई हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम्हें लगता है कि डू फैमिली के अगेंस्ट हम तुम्हारे साथ एक अलायंस बना लेंगे। वैसे ये चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं। जिस पर मैंगलियर कहती है कि तुम लोगों का शुक्रिया पर मैं डू फैमिली को सरप्राइज करना चाहती हूँ। और नानगोंग कहती है मैं जानती हूँ तुम उन्हें सरप्राइज करना चाहती हो और तुम उनकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, तुम हमें उनका दुश्मन बनाओगी ताकि हम आपस में ही लड़ते रहें। मगर मैंगलियर उससे कहती है कि तुम्हारे सेक्ट की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम लोग तो अभी इस लायक हो ही नहीं कि तुम लोग हमारे टेंटाइज सेक्ट के साथ कोई अलायंस बना सको। जिसके बाद दूसरी तरफ वो मॉन्क कहता है कि ये अलायंस बनता है या नहीं बनता वो बाद में देखा जाएगा, पर जहां तक बात डू फैमिली की है तो हमें उन्हें हैंडल करने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। जिसके बाद योंगफे कहता है कि हमें डू फैमिली के ट्रेसेस का पता लगाना होगा। मगर वो मॉन्क कहता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ कि तुम आगे ये बैटल कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। तो योंगफे कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ, कोई खास ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ। इतना कहने के बाद नानगोंग उसके पास जाती है और कहती है मुझे लगा ही था मेरे फ्यूचर हस्बैंड का स्टेमिना इतना भी कम नहीं कि वो इतना जल्दी थक जाए। ये कहने की देर थी कि योंगफे यहाँ पे जानबूझ के फिर नाटक करता है और कहता है कि अरे नहीं, तुमने तो मेरी इंजरीज को फिर से दुखा दिया है, अब तो मेरा स्टेमिना खत्म होने लगा है, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा देर नहीं चल पाऊंगा, मुझे तो अभी से ही चक्कर आने लगे हैं। तुम लोग अपनी पावर के जरिए मुझे हील करो और मुझे ठीक करने की कोशिश करो। मगर मैंगलियर वो उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे पता था कि ये जानबूझ के दिखावा कर रहा है, मगर वो दिल ही दिल में कोई और ही प्लानिंग कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड वर्ल्ड के अंदर वो एविल स्पिरिट उससे कह रही होती है हमारे कोल्ड प्लेटफॉर्म की सेल वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, आखिर तुम्हें इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है। जिस पर मैंगलियर कहती है कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मैं पहले कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। जिस पर वो एविल स्पिरिट कहती है क्या तुम्हें अब भी कंफर्म करना है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ये लड़का तुम्हारा और मेरा नेचुरल दुश्मन है। ये लड़का जितना ज्यादा जिएगा हमारे लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और हमारी सील के कोलैप्स होने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है ही नहीं कि तुम बार बार चीजों को कंफर्म करो। मगर मैंगलियर कहती है कि मैंने रूथलेस वे को प्रैक्टिस किया हुआ है, मगर मैं अब भी ह्यूमन लाइफ को इतना बिल्कुल बेकार नहीं समझती कि मैं जब चाहे जिसे चाहे मार दूं। अगर मैंने गलती से किसी मासूम की जान ले ली तो फिर मुझ में और एक डीमन में क्या फर्क रह जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। ये सुनकर वो एविल स्पिरिट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम कितनी भोली भाली हो, क्या तुम्हारे होली लैंड के सारे ही डिसाइपल इतने ही भोले भाले हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानती कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम लोग ज्यादा वेट करेंगे तो हमारी ये सील किसी भी टाइम ब्रेक हो सकती है और फिर उसके बाद जो तबाही होगी तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। ये सुनकर मैंगलियर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, मगर वो कहती है कि योंगफे के इनर डीमन ने अभी तक कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं की, ना ही उसने किसी तरह किसी को नुकसान पहुंचाया है। मगर वो एविल स्पिरिट कहती है आखिर तुम उसके इनर डीमन पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकती हो। तुम अगर उस लड़के के साथ जितना ज्यादा नरमी से बर्ताव करोगी तुम्हारा डाउ हार्ट उतना ही ज्यादा कमजोर पड़ता जाएगा। इतने साल गुजर गए, मुझे लगा था कि शायद तुम अब थोड़ी सी ग्रो हो चुकी होगी, मगर तुम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुई हो। आज भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि तुम कई साल पहले थी।
तुम्हें अपने टेंटाई सेक्ट के बारे में ही कम से कम सोच लेना चाहिए कि टेंटाई सेक्ट की विक्ट्री के लिए अगर तुम्हारी सोट पर किसी बेगुनाह का खून लग भी गया तो क्या होगा। अगर तुम अपने सेक्ट को सर्व नहीं कर सकती तो फिर अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, टेंटाई सेक्ट के कॉज एंड इफेक्ट्स को मुझे यहीं पे ही खत्म करना होगा। ये कहने के साथ वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल लेते हुए कहती है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी को हर्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी कुछ देर के लिए चाहिए। अब जब तक मैं उस इनर डीमन को ठिकाने नहीं लगा देती तब तक ये बॉडी मैं अपने पास रखूंगी। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही एंड हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंग डोंग पेट भर कर खाना खा रहा होता है। योंगफाई ने उसे काफी चीजें पका कर दी होती हैं और जब वो पेट भर के खाना खाता है तो वो भी योंगफाई के साथ नहाने के लिए पानी में कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई भी वहां पर बैठा हुआ होता है और अपनी इंजरीज को हील करने के बाद वो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। मगर हम दोबारा से डोंग डोंग को देखते हैं, उसे मेंगलियार आते हुए दिखाई देती है। मेंगलियार वो अपने एविल स्पिरिट फॉर्म में होती है और डोंग डोंग कहता है कि फेरी मेंग, क्या तुम भी नहाना चाहती हो? आ जाओ, ये हॉट स्प्रिंग वाटर सच में कमाल का है। मगर वो लड़की आते हुए कहती है कि तुम लोग सच में एंजॉय करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेते हो। अब जैसे कि इस स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर को ही देख लो, तुमने इसमें नहाने के साथ साथ अपनी इंजरीज को भी हील कर लिया है। मगर बदकिस्मती से ये जगह अब तुम्हारी कब्र बनने वाली है। ये सुनते ही योंगफाई फौरन से खड़ा हो जाता है और वो उस ड्रैगन बेबी के बारे में कहता है कि ये एक 6 लेवल का डिवाइन बीस्ट है। मगर ये इस लड़की के किलिंग इंटेंट को फील नहीं कर पाया। मगर वो लड़की उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मगर बेफिक्र हो जाओ, टेंटाई सील वो बहुत जल्द कोलैप्स करने वाली है और उस सील को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे जिस पावर की जरूरत है वो तुम्हारे इस छोटे ड्रैगन बेबी के सिर पे लगी हुई है। मुझे वो आर्टिफैक्ट मिल जाए तो मैं उस सील को दोबारा से स्टेबलाइज कर दूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ। ये छोटा सा बेबी ड्रैगन मेरे हवाले कर दो और मैं इसके जरिए उस सील को स्टेबलाइज कर लूंगी और इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी। ये सुनकर योंगफाई को काफी गुस्सा आता है, मगर दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मरना होगा। मगर वो बेबी ड्रैगन कहता है, मैं योंगफाई को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा, तुम आके तो दिखाओ। मगर योंगफाई उसे सर से पकड़ता है और पीछे ले जाता है और कहता है कि इससे मैं निपटता हूँ। वो फेरी मेंग से कहता है, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो और इस बेबी को ले जा सकती हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें याद है कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर लिन जीशु के साथ फाइट की थी और मैंने उसके साथ क्या किया था। जिसके बाद योंगफाई को याद आता है कि जब वो लोग 5th लेवल के लिन जीशु के साथ फाइट करते हैं तो उन लोगों ने लिन जीशु को एक कलरलेस पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ही कम हो गई थी और उसका कल्टीवेशन लेवल भी डाउन हो गया था। और मेंगलियार कहती है, मेरा वो ब्लड पॉइजन कलरलेस और ऑर्डरलेस है। इतने में योंगफाई को फील होता है कि वो ब्लड पॉइजन उसकी बॉडी में आ चुका है और मेंगलियार कहती है, ये पॉइजन एक मर्तबा ट्रिगर हो जाए तो फिर इसे रोकना नामुमकिन होता है। और वैसे तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे रिकवर करने का इंतजार करूंगी? मैं जानती थी तुम रिकवर करने के बाद मेरी कोई भी बात नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने हर एक चीज को पहले से ही मेक श्योर कर दिया था कि तुम आसानी से मेरी बात मान लो। उसके लिए तुम्हें पहले सरप्राइज करना होगा और तुम्हें सरप्राइज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि तुम्हें कलरलेस पॉइजन का 20% दे दिया जाए, जिससे तुम ना ही ज्यादा जल्दी मरोगे ना ही ये पॉइजन इतना तेजी से फैलेगा। मगर ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूँ इसे जितनी तेजी से चाहूँ फैला सकती हूँ। यहाँ पर योंगफाई की हालत अब खराब होती जा रही होती है और योंगफाई मेंगलियार से कहता है, सच में तुम एक नंबर की धोखेबाज और मक्कार औरत हो। मगर मेंगलियार कहती है, इसे मक्कारी या धोखेबाजी नहीं कहते बल्कि इसे चालाकी या फिर अकलमंदी कहते हैं। ये कहने के बाद योंगफाई गुस्से में आ जाता है और अपनी डिमोनिक पावर्स को अवेकन करता है। मगर दूसरी तरफ मेंगलियार कहती है कि मुझे अपने होली लैंड को सिक्योर करने के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने को तैयार हूँ। इतने में योंगफाई की वो डिमोनिक बॉडी डिसअपियर हो जाती है क्योंकि योंगफाई वो अपनी पावर्स को अब पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था। और मेंगलियार जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तो वो बेबी ड्रैगन सामने आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। मगर वो लड़की कहती है कि
तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि मेरे सामने खड़े हो सको। ये कहने के साथ वो हल्की सी एनर्जी के साथ ही उस बेबी ड्रैगन को उठाकर दूर फेंक देती है और वो ड्रैगन देखता है कि वो लड़की आगे बढ़ रही है, जिस पर मेंगलियर कहती है कि बेफिक्र हो जाओ, मेरी सोच बहुत ही फास्ट है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मारे गए। यकीन जानो, इससे तुम्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं होगा। ये कहने के साथ अचानक से वो बेबी ड्रैगन फौरन से अपने डिवाइन बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर मेंगलियर कहती है एक डिवाइन बीस्ट से यही उम्मीद है। ये कहने के साथ जैसे ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक स्प्लैश अटैक करती है तो दूसरी तरफ वो ड्रैगन मुंह से एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जो कि उस स्प्लैश अटैक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ में मेंगलियर उस अटैक के प्रेशर की वजह से काफी पीछे जा पहुंची थी और उसे पता चल गया था कि ये डिवाइन बीस्ट काफी पावरफुल है। और डोंग डोंग यहाँ पर उस डिवाइन बीस्ट की पावर को पहली मर्तबा अब यूज करने लगा था, जिससे उस लड़की को अंदाजा हो गया था कि उसने गलत टाइम पे इस बीस्ट से पंगा ले लिया है। इतने में डोंग डोंग फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और अपना पावरफुल अटैक करने वाला होता है, जिस पर वो लड़की समझ जाती है कि ये अटैक उसकी लिमिट से काफी बढ़कर होगा। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उस अटैक को डॉज करने का डिसाइड करती है। और जैसे ही वो एनर्जी बीम उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो वो लड़की कभी दाएं तो कभी बाएं भागते हुए उस एनर्जी बीम को डॉज कर रही होती है, मगर डोंग डोंग वो अपना अटैक रोकने के बजाय अब और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे वो लड़की एक पॉइंट पे आकर उस अटैक से टकरा जाती है तो वो जोर से एक पहाड़ पर जाकर लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसके जिस्म से खून भी निकलने लगा था। अब उसे अंदाजा हो गया था कि ये डिवाइन बीस्ट कितना ताकतवर है, मगर यहाँ पर डोंग डोंग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से थोड़ा सा वीक पड़ने लगा था, जिस पर मेंगलियर समझ जाती है कि यही सही टाइम है, अब तुम अपनी लिमिट तक पहुंच गए हो। ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन को हराने के लिए फौरन से अपने क्लोन्स बना लेती है और उन क्लोन्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो डोंग डोंग वो दोबारा से अपनी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं पर तुम्हें योंगफे के पास जाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी टेल से क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरी क्लोन गर्ल को अपने मुंह में दबोचकर खत्म कर देता है। और वो तीसरी लड़की जो कि असली मेंगलियर थी वो ऊपर चली जाती है और डोंग डोंग को खत्म करने के लिए अपनी टेंटाई सेक्ट की पावरफुल श्वान सोड टेक्निक को यूज करती है। और हमें दिखाया जाता है कि इससे पहले कि वो उस डोंग डोंग को मारती है, अचानक से योंगफे पीछे से अपनी श्वान गोंग हैंड टेक्निक को यूज करता है। ये देखते ही मेंगलियर उसे रोकने के लिए अपनी उस सोड का रुख उस हैंड की तरफ मोड़ देती है और दोनों ही अटैक एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी प्रेशर क्रिएट होता है। मगर योंगफे वो एक बार में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, जिससे वो इतना जोर का धमाका कर देता है कि मेंगलियर उस बड़े से धमाके से अपने आप को नहीं बचा पाती और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है और वो खुद वहां से दूर जा गिरती है। और योंगफे क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर लेता है तो वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर तेजी से फैल गया था और वो भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। जबकि हम डोंग डोंग को देखते हैं वो ऑलरेडी डिवाइन फॉर्म में इतने ज्यादा अटैक कर चुका था कि अब उसमें भी हिम्मत नहीं थी और वो भी बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगता है। मगर उसे आहिस्ता आहिस्ता फील होता है कि उसकी बॉडी वो इरेज होने लगी है। उसे लगा कि शायद वो मरने वाला है, मगर अचानक नीचे गिरने से पहले ही उसे याद आता है कि उसके पास तो चर्च ऑफ लाइट की डिवाइन पावर अभी भी मौजूद है। वो उस डिवाइन पावर की मदद से अपने आप को दोबारा से एक एनर्जी बॉल के अंदर सील कर देता है और वो एनर्जी बॉल सीधा योंगफे की तरफ जाती है जो कि पानी में गिर गया था और वो ड्रैगन फौरन से उसके हाथ में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है योंगफे वो भी अब बेहोशी की हालत में था, मगर अचानक उसकी बॉडी में मौजूद वो डिवाइन ट्री एक्टिवेट हो जाता है। वो डिवाइन ट्री असल में वही लेजेंडरी कमान थी जो कि योंगफे की बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए योंगफे की बॉडी को स्टेबल कर देती है और वो डिवाइन ट्री फौरन से उस पानी से बाहर निकल आता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से वो सारा ब्लड एब्जॉर्ब होकर पानी से बाहर निकलकर सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी तरह देखते ही देखते वो सारा का सारा पॉइजन योंगफे की बॉडी से निकलते हुए बाहर की तरफ जाते जाते योंगफे की बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर देता है। और वो डिवाइन ट्री सारा पॉइजन निकलने के बाद दोबारा से योंगफे की बॉडी में वापस आ जाता है और योंगफे, मेंगलियर और वो डोंग डोंग तीनों ही अब पानी के नीचे मौजूद थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।